बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वर्चुअल में। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर बात करने वाले हैं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी असल में होती क्या है। मेरी कमिंग वीडियोस में हम बेसिक्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब स्टूडेंट्स रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं या उनका कोई भी बेसिक्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी का सब्जेक्ट होता है, तो उसमें अक्सर टीचर्स कॉम्प्लेक्स चीज़ों को डिस्कस कर देते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर कोई बिगिनर है चीज़ों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, ठीक है। सो टीचर्स का फोकस होता है मेनली के कॉम्प्लेक्स चीज़ों के ऊपर के हमने लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, लेकिन वो कुछ बेसिक्स को मिस कर जाते हैं, ठीक है। सो मेरी कमिंग वीडियोस में ये मेन मोटिव रहेगा कि मैं उन सब चीज़ों को इलेबोरेट करूँ, मैं डिफरेंस बताऊं कि ये एक ऐसी चीज़ है तो ये ऐसी है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में क्या फ़र्क है, ठीक है, इंट्रोडक्शन एब्स्ट्रैक्ट से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। सो हम इन सब बेसिक्स के ऊपर बात करेंगे। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिसर्च क्या होती है, व्हाट इज़ रिसर्च, और उसको रिसर्च ही क्यों कहा जाता है, यानी कि सिर्फ सिंपल सर्च क्यों नहीं कहा जाता, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि रिसर्च का पर्पस क्या होता है, करते ही क्यों है हम, ठीक है। और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च, यानी कि एक जो रिसर्च है उसको हम कब अच्छा कहेंगे, बेस्ट कहेंगे, ठीक है। सो इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। ओके, सो सबसे पहले हम बात करें इसकी जो टर्म है रिसर्च की, उसको अगर हम देखें तो रिसर्च दो लफ्ज़ों से मिलके बना है, ठीक है। रिसर्च यानी कि दोबारा सर्च करना, टू लुक फॉर दोबारा से किसी चीज़ को देखना, ठीक है। सो रिसर्च का मतलब हुआ टू सर्च अगेन और टू री इन्वेस्टिगेट रिपीटेडली एंड केयरफुली, ठीक है। अब हम इसको रिसर्च ही क्यों कहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हम जब भी कुछ रिसर्च करते हैं तो हम कोई भी चीज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं लेकर आते, यानी कि हम कोई ऐसा आइडिया नहीं लेकर आते कि जो पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया, ठीक है। सो लिटरेचर के अंदर, फिलोसफी के अंदर ये एक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में ओरिजिनल है ही नहीं, ठीक है। यानी कि आपका कोई भी आइडिया है ना, ऐसे हो ही नहीं सकता कि वो ओरिजिनल हो। अगर एक राइटर भी एक बुक लिखता है तो वो हो ही नहीं सकता कि वो ओरिजिनल हो, वो ज़रूर किसी ना किसी चीज़ से लिंक्ड है, इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्रिटिक्स का और फिलोसोफर्स का ये मानना है कि जो ओरिजिनलिटी है किसी भी चीज़ की, वो एक मिथ है, वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। तो अगर हम इसको इस पर्सपेक्टिव से भी देखें और एक और तरह से भी देखेंगे, हम जब भी रिसर्च करते हैं तो हम कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई न्यू चीज़ नहीं लेके आते कि कभी किसी ने इसके ऊपर बात ही नहीं की, ठीक है। सो बेसिकली रिसर्च के अंदर हम क्या करते हैं कि हम री एग्जामिन करते हैं एग्जिस्टिंग आइडियाज़ को, हम पहले से जो आइडियाज़ है उसको नए तरीके से या री एग्जामिन करते हैं कि ये ऐसे हो सकता है, और हम री रीडिंग करते हैं ऑफ टेक्स्ट की, ठीक है। यानी कि कोई भी बुक है, ठीक है, हो सकता है एक बंदे ने उस टेक्स्ट की रीडिंग किसी और पर्सपेक्टिव से की हो और आप उसको किसी और पर्सपेक्टिव से अब देख रहे हैं, ठीक है। सो एक ही टेक्स्ट को हम डिफरेंट वेज में देखते हैं। सो यानी कि हम हर चीज़ में री एग्जामिन कर रहे हैं, री रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब एक बुक है उसकी हम डिफरेंट तरीके से री इंटरप्रिटेशन करेंगे, ठीक है। री इंटरप्रेटिंग फैक्ट्स हो गया, ठीक है। रीचेकिंग अजम्पशंस, ठीक है, हम देखेंगे अच्छा एक बंदे ने एक चीज़ के बारे में ये क्लेम किया है तो उसमें है भी ये चीज़ की नहीं है, ठीक है। और ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये लिटरेचर के लिए भी आ जाते हैं और लिटरेचर के बाहर के रिसर्च के लिए भी आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि हम हमेशा उसको री एग्जामिन ही करेंगे, यानी कि कोई भी न्यू चीज़ नहीं होगी। सो जब कोई भी चीज़ न्यू ही नहीं होगी तो इट मीन्स कि उसके अंदर ओरिजिनलिटी तो आ ही नहीं सकती। इसके अलावा आप लोगों ने अगर कभी गूगल स्कॉलर को खोला है, यानी कि किसी भी लिटरेचर रिव्यू के लिए या किसी आर्टिकल को देखने के लिए, तो वहाँ पे एक लाइन लिखी होती है, स्टैंड ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स, यानी कि मैंने ये रिसर्च की है किसके, स्टैंड करके ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स, यानी कि लोगों से मैंने सपोर्ट लिया है। डिफरेंट जो लिटरेरी क्रिटिक्स हैं, राइटर्स हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें की हुई हैं, ठीक है। थ्योरीज हो गई वो भी किसी की हैं, टेक्स्ट है वो भी किसी का हो गया। आपने सिर्फ इतना काम किया है कि डिफरेंट आइडियाज़ को उठाया है और उसको एक न्यू वे में, एक न्यू रिसर्च के फॉर्म में आप सामने लेके आए हैं, ठीक है। तो यानी कि रिसर्च जो आपकी है ना वो बेस ही करती है किसी और के आइडियाज़ के ऊपर, किसी और के काम के ऊपर।
ठीक है। सो ये जो लाइन है, स्टैंड ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स, ये इस चीज को भी वाजिया करती है कि रिसर्च कभी भी ओरिजिनल नहीं होती। आप हमेशा रिसर्च ही करोगे किसी भी चीज की, आप सर्च नहीं करोगे। ठीक है। ऑन द अदर है, रिसर्च जो है वो सिस्टमेटिक होती है। ठीक है। सर्च कर रहे होते हैं किसी चीज के बारे में, फॉर एग्जाम्पल कि ये ऐसे क्यों हुआ है, तो वो रैंडम होती है, वो सिस्टमेटिक नहीं होती। ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप किसी चीज के ऊपर भी सर्च कर सकते हो। ठीक है। लेकिन जो रिसर्च होती है वो एक्सप्लिसिटली आप कोई प्रॉब्लम ढूंढते हो, ठीक है, और फिर उसको आंसर करते हो, या कोई नीड होती है रिसर्च की। ठीक है। लेकिन सर्च है वो रैंडम होती है, किसी चीज के ऊपर भी करने शुरू हो जाओ। अब आप हैं किसी भी चीज के ऊपर, कोई न्यू आइडिया जनरेट करना है ना आपने सर्च में, तो किसी चीज के ऊपर भी आप कर सकते हो। ठीक है। सो नेक्स्ट अब अगर हम बात करेंगे व्हाट इज रिसर्च, इस टर्म को एक्सप्लेन करते हुए ही मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि एक्चुअली में व्हाट इज रिसर्च. So, research is a systematic and critical investigation carried out to discover new knowledge or to interpret existing knowledge in an organized and logical manner. So, research क्या होती है? सिस्टमैटिक होती है, उसमें सर्टेन स्टेप्स होते हैं, यानी कि आप हैप्पैज़र्डली आप कुछ कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। ठीक है। वो ऐसे नहीं होता। इवन कि जो पेपर होता है वो भी आपका बहुत सिस्टमैटिक होता है, चैप्टर्स होते हैं, आप आगे पीछे नहीं कर सकते। उसके बाद क्रिटिकल होती है, आप क्रिटिकली चीज़ों को एवेल्युएट कर रहे होते हो। ठीक है। कैरिड आउट टू डिस्कवर न्यू नॉलेज। ठीक है। किसी भी चीज़ से आप न्यू नॉलेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, या जो है लिटरेचर के बाहर की जो रिसर्च है, यानी कि टेक्नोलॉजी या मेडिसिन में, तो उसमें आप अक्सर न्यू कोई आइडिया, कोई न्यू मेडिसिन, कोई न्यू टेक्नोलॉजी, उसको भी आप डिस्कवर कर सकते हो। ठीक है। लेकिन हम अगर ह्यूमैनिटीज़ की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, री इंटरप्रेट एग्जिस्टिंग नॉलेज इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड लॉजिकल मैनर। ठीक है। यानी कि ये ऑर्गेनाइज होती है और इसका एक लॉजिकल मैनर होता है। सो मूविंग नेक्स्ट, अगर अब हम बात करें कि रिसर्च का पर्पस क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और इनसाइट्स। ठीक है। ये जो पर्पसेस हैं ये दोनों के लिए हैं, ह्यूमैनिटीज के लिए भी हैं और सिंपल किसी भी रिसर्च के लिए। ठीक है। सो मेरी एक फर्दर वीडियो आएगी, उसके अंदर मैं एक्सप्लिसिटली सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज की रिसर्च के ऊपर बात करूंगी। ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास पर्पस आ जाता है टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और इनसाइट्स। ठीक है। हम न्यू फैक्ट्स को डिस्कवर करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करते हो और अगर वो गलत भी हो जाता है, सो इट मीन्स कि आपका जो वो गलत एक्सपेरिमेंट है वो भी एक चीज़ को इंडिकेट करता है कि आपने रिसर्च ऐसे नहीं करनी। ठीक है। उसके बाद है टू वेरीफाई एग्जिस्टिंग नॉलेज। ठीक है। जैसे कि अगर एक बंदे ने एक चीज़ के ऊपर रिसर्च की है तो आप उसको कहते हो अच्छा ठीक है, मैं इसको किसी और चीज़ के ऊपर करता हूँ और देखता हूँ कि क्या इसका रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है। उसको वेरीफाई करते हो आप, या फिर उसी तरह से उसी चीज़ के ऊपर करते हो रिसर्च टू वेरीफाई कि अच्छा एक बंदे ने क्लेम किया है कि इसका ये रिजल्ट है, तो मैं भी ज़रा देखूँ कि क्या ये ऐसे ही है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेडिसिन में अक्सर साइंटिस्ट इस तरीके की रिसर्च करते हैं। ठीक है। उसके बाद है टू इंटरप्रेट टेक्स्ट, आइडियाज़ और फिनोमिना। ठीक है। उसके बाद हम डिफरेंट टेक्स्ट को डिफरेंट चीज़ों से हम इंटरप्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, शेक्सपियर था, वो कितने पहले उसके जो है ना वर्क्स, हैमलेट लिखा गया था, लेकिन आज भी हम उसको इडिपस कॉम्प्लेक्स के थ्रू देखते हैं। ठीक है। साइको एनालिटिकल एनालिसिस करते हैं उसका टेक्स्ट का। ठीक है। सो एक ही टेक्स्ट को हम डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से इंटरप्रेट करते हैं। जैसे जैसे हमारी लिटरेचर के अंदर, फिलोसफी के अंदर हमारी एवोल्यूशन होती है, न्यू आइडियाज़ आते हैं। हो सकता है अब हम पोस्ट मॉडर्निस्ट एनालिसिस करें शेक्सपियर का। ठीक है। उसके बाद है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और आंसर क्वेश्चंस। ठीक है। तो रिसर्च के अंदर हम स्पेसिफिकली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ऐसे रैंडमली नहीं कर देते। फॉर एग्जांपल, जब आपका थीसिस होगा या डिफेंस होगा तो उसके अंदर आपसे इंटरव्यू में मेन चीज़ पूछी जाएगी कि अच्छा आपने ये रिसर्च तो कर ली है, अब आप ये हमें बताएं कि इसकी नीड क्या थी, आपने क्या ज़रूरत थी, क्या थी आपकी रिसर्च की, या फिर क्यों की आपने, इसकी क्या ज़रूरत थी। ठीक है। क्या बेनिफिट है जो इसकी वजह से इस दुनिया को होगा। ठीक है। सो अक्सर स्टूडेंट्स रिसर्च को शुरू करने से पहले और इवन कि जब वो अपने डिफेंस के लिए भी जाते हैं तो वो ये चीज़ें ये रखते ही नहीं है ज़हन में कि हम ये डिफेंड कर सकें कि अच्छा मैंने अपनी ये रिसर्च मैंने इस वजह से की है। सो टू कंट्रीब्यूट टू एकेडमिक नॉलेज। ठीक है। अब आप एक तरीके से एकेडेमिया में काम करते हो, आप नॉलेज को एक्सपेंड करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आज तक जितनी भी तरक्की हुई है तो वो ऐसे ही हुई है कि एक बंदे ने एक चीज़ के ऊपर रिसर्च की और दूसरे बंदे ने उसी की आगे थोड़ी सी और रिसर्च कर ली, तीसरे बंदे ने उससे थोड़ी सी आगे से और कर ली। कभी कभी जो है ना न्यू रिसर्च होती है तो एग्जिस्टिंग आइडियाज है उनको निगेट कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से हमारी जो दुनिया है ओवरऑल, अपार्ट फ्रॉम जस्ट एकेडेमिया, ऐसे ही हमारी दुनिया तरक्की करती है। ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एक गुड रिसर्च के, तो एक गुड रिसर्च होती है सिस्टमैटिक, ठीक है, वो एक सर्टन प्लान फॉलो करती है, ठीक है, इट इज लॉजिकल, ठीक है, हैफेजर्ड नहीं होती, लॉजिकल रीजनिंग की होती है, थिंकिंग की होती है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव होती है, उसमें हम पर्सनल बाइसेस नहीं अंदर लेके आते, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं होती, ठीक है। लेकिन लिटरेचर ह्यूमैनिटीज में ये एक आइडिया है कि ऑब्जेक्टिव रिसर्च नहीं हो सकती, ठीक है, लेकिन ओवरऑल एक अच्छी रिसर्च वो होती है जो ऑब्जेक्टिव होती है। कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी पर्सनल सब्जेक्टिव चीज़ें अंदर ना लेके आएँ, ठीक है। फिर एनालिटिकल होती है, क्रिटिकली हमने हर चीज़ को एनालाइज़ किया होता है। ऐसे ही नहीं कि बस एक जैसे आम बच्चा भी किसी चीज़ को ऐसे करेगा कि अच्छा ये ऐसे है तो ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे नहीं करना। एक बच्चे में और एक आपके एनालिसिस में फ़र्क होना चाहिए, ठीक है। या एक बीएस लेवल के स्टूडेंट में, एक एमफिल के लेवल के स्टूडेंट में और एक पीएचडी के लेवल के स्टूडेंट में, तीनों के एनालिसिस में डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ एम्पिरिकल एंड टेक्स्ट बेस्ड, ठीक है। अगर आप कोई इस तरह की रिसर्च कर रहे हैं जिसमें टेक्स्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर आपका एम्पिरिकल डाटा होना चाहिए, ठीक है, उसको सपोर्ट करने के लिए। और अगर आप लिटरेचर और ह्यूमैनिटीज़ किसी टेक्स्ट के ऊपर रिसर्च करते हो तो आपके पास टेक्सचुअल एविडेंसेस होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये रेप्लिकेबल होनी चाहिए, यानी कि एक ही मेथड को आप डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि मैंने अच्छे से कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई किया होगा और आपको हेल्प हुई होगी। अगर इनके अंदर भी आप लोगों को लगता है कि किसी पॉइंट को मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।